गुड इवनिंग ऑल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने एच पी टेट जे बी टी एंड टी जी टी मेडिकल नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस और टॉपिक को कवर करने वाली हूँ जो मैक्सिमम आपके पेपर में लेटेस्ट अभी पूछे जाते हैं ना। ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो एग्ज़ामिनर है वो कुछ नए नए टॉपिक्स भी पूछता है, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। एमसीक्यू के थ्रू ही हमारा प्रिपरेशन रहेगा, बट साथ में जो भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या टॉपिक्स का नॉलेज नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किससे संबंधित है। अब ये जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो पर्सोना से आया है। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मास्क, मुखौट। ठीक है। तो मतलब जस्ट हम लिटरल मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, मतलब बाहर से आप कैसे हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं ना। बट जो पर्सनैलिटी है वो इंटरनल, एक्सटर्नल, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कई तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग बेसिस पे पर्सनैलिटी की थ्योरी देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ट्रेट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है पर्सनैलिटी का भी, आपको ये पढ़ना ही है। तो जो पर्सनैलिटी थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्पेशली, वो किसने दी है, तो यहाँ पे जो इरेक्शन है वो तो किससे रिलेटेड है, हमारे ये सोशलाइजेशन, समाजीकरण से रिलेटेड आते हैं। साइको सोशल, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जो किससे इन्फ्लुएंस थे, फ्राइड से इन्फ्लुएंस थे, जिन्होंने साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। और कोहलबर्ग जो है वो मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत से रिलेटेड थे। तो कैटल की जो थ्योरी है, एक तो याद रखना है पर्सनैलिटी की थ्योरी है, और थ्योरी का नाम क्या जाता है, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी आ जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाता है, कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। अब ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, ये एक तरह का किस तरह का टेस्ट आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट है ये। ठीक है। बुद्धि परीक्षण है। परीक्षण अलग अलग तरह के होते हैं, इंटेलिजेंस को कुछ मेज़र करते हैं, कुछ पर्सनैलिटी को भी मेज़र करते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से जो टेस्ट हैं वो इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं और कौन से पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के परीक्षण आ जाते हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, और उनमें भी इंटेलिजेंस टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट होते हैं, वर्बल, शाब्दिक, एंड नॉन वर्बल, अशाब्दिक, है ना। तो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है वो किस तरह का है, नॉन वर्बल, अशाब्दिक में आता है। एंड किसने दिया है, गिवन बाय रेवन। रेवन ने क्या किया था, कुछ तरह के पैटर्न्स का यूज़ किया था किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। अब ये भी आपने ज़रूर याद रखना है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट आप पढ़ते हो, उनकी थ्योरीज आप पढ़ते हो, आप ये ज़रूर याद रखोगे कि वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, या पर्टिकुलर कुछ की बुक्स भी हैं, वो बुक्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए। एंड सम जो हैं वो डेफिनेशन भी देते हैं, कुछ अलग अलग, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी, है ना। इस तरह की आपने कुछ स्टेटमेंट्स, डेफिनेशंस एंड कुछ बुक्स के नाम भी याद रखने हैं, और कौन सी कंट्री को कौन सा साइकोलॉजिस्ट बिलोंग करता है और किस तरह का साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है। जैसे पैवलॉव के बारे में बात करें तो पैवलॉव क्या है, बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी कौन होते हैं, जो बात करते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो किसका रिजल्ट है, एक्सपीरियंस, अनुभव का परिणाम है। ठीक है। तो पैवलॉव कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। पैवलॉव की थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो आई थिंक इसका आंसर आप सबको पता है। फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लैब थी, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने एस्टैब्लिश की थी, वुंड ने, इन 1879। कहाँ पे, लिप्जिंग, जर्मनी। लिप्जिंग जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश की थी। वुंड ने ही सबसे पुराना जो मेथड है साइकोलॉजी का, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, वो भी दिया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। अब ये जो मनोविज्ञान है, ठीक है, इसका एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है। वैसे तो साइकोलॉजी किसके बारे में बात करती है, बिहेवियर की स्टडी करती है,
हमारे माइंड की स्टडी करती है, बट एजुकेशन में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या आता है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो एजुकेशनल बेसिस भी आते हैं, सोशियोलॉजिकल एंड सो ऑन, इस तरह के अलग अलग बेसिस आ जाते हैं। तो एजुकेशन से अगर इसे रिलेट करें तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में बात की है, टीचर ओरिएंटेड, विषय संबंधित, या फिर शिक्षक, या एक्टिविटी ओरिएंटेड, या चाइल्ड ओरिएंटेड। तो आज की डेट में हम जिस तरह की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं वो कौन सी एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और ये कब हमें पता चला, जब हमने साइकोलॉजी को स्टडी किया, जब हमने बच्चों के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, माइंड को स्टडी किया, तब हमें पता चला कि हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग हो सकता है। बच्चे जो हैं वो अडल्ट से डिफरेंट होते हैं, उनसे सेम एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रख सकते। स्टेजेस के थ्रू या सोशल इंटरेक्शन के थ्रू उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में, शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान, मेजर कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का, किसके फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा में, है ना। नेक्स्ट है द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अब पीछे जो मैंने बात की थी साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषणवाद, उसका दूसरा नाम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी आ जाता है, जो किसका सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी दी है, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड वही हैं जो इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की, जिसमें से फर्स्ट स्टेज जो है वो ओरल स्टेज आ जाती है, सेकेंड स्टेज एनल स्टेज आ जाती है, थर्ड स्टेज वैली स्टेज आ जाती है, फोर्थ स्टेज का नाम जो यहाँ नहीं दे रखा है वो है लिटेंसी स्टेज, सुषुप्त अवस्था, और लास्ट जो स्टेज आती है वो है जेनिटल स्टेज, जननांगीय अवस्था, है ना। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज पूछा है, तो मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट स्टेज बताओ, सेकंड बताओ, लास्ट बताओ। तो आपको सीक्वेंस वाइज ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। जहाँ पे भी स्टेज की बात आती है ना, आपको वो सीक्वेंस वाइज ही सारा कुछ याद रखना होता है। कई बार एक ही ऑप्शन में जो एग्जामिनर है वो कॉमा कॉमा करके चारों पांचों जो भी स्टेजेस हैं उनके नाम भी डाल देता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इन्फॉर्मेशन। प्रीवियस क्लास में भी हमने इस टॉपिक से क्वेश्चन को किया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी से क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले रहा है एग्जामिनर। तो मेमोरी के बारे में आपने याद रखना है कि मेमोरी जो है वो 3 तरह की होती है। एक को हम सेंसरी मेमोरी कह देते हैं, संवेदी स्मृति, दूसरी आ जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघु स्मृति, और थर्ड आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म जो मेमोरी थी उसके आगे 2 टाइप आ जाते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और उसके भी आगे दो टाइप आ जाते हैं हमारे, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, है ना। तो यहाँ पे तो मेनली सिर्फ अभी हम ये बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। तो जो सेंसरी मेमोरी है आपकी, उसका टाइम जो है वो बहुत कम होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे माइंड में कोई चीज़ रहती है, क्योंकि सेंसेस के थ्रू वो मेमोरी बन रही होती है ना। तो बहुत थोड़ी देर के लिए हम, मतलब कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए हम चीज़ें याद रख पाते हैं, ठीक है। वो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और उसके सेंसरी मेमोरी, उसके बाद है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बहुत कम टाइम के लिए होती है, नाम इसका शॉर्ट है, बट ये 18 to 30 सेकेंड तक हमें याद रह जाती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइम है वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो लघुकालीन या शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये कितनी देर के लिए इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पाती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 30 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछता है लॉन्ग टर्म, तो इनफाइनाइट टाइम होता है उसका, ठीक है। वो जैसे आपको कई सालों पुरानी चीज़ें भी याद होंगी, तो वो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। यहाँ पे हम मिनट, सेकंड, आवर्स के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग बात नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म मेमोरी में। पर जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और या फिर सेंसरी मेमोरी है, उसके बारे में याद रखना है। सेंसरी मेमोरी जो है वो 0.5 सेकेंड्स के लिए हमें याद रह जाती है, और ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये 18 सेकेंड टू 30 सेकेंड्स के लिए हमें याद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। जो लॉज है लर्निंग के वो किसने दिए हैं, अधिगम के सिद्धांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने लर्निंग की थ्योरी भी दी है, इन्होंने इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, इन्होंने पर्सनैलिटी की भी थ्योरी दी है। लर्निंग की थ्योरी में इन्होंने कौन सी थ्योरी थी, इनकी थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस,
उस बुक में इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इन्होंने बोला था कि अगर हम एफ़र्ट करते रहते हैं, चाहे उसमें गलतियाँ भी कर रहे हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एफ़र्ट करते रहोगे, तो अल्टीमेटली आप क्या कर लेते हो, कुछ चीज़ों को लर्न कर लेते हो, अधिगम हो जाता है आपका, ठीक है। जिसमें इन्होंने बाद में लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में भी बात की। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के लॉ देते हैं ये। प्राइमरी जो है वो 3 लॉ आ जाते हैं एंड सेकेंडरी जो है वो टोटल 5 लॉ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लॉज ऑफ लर्निंग का जो क्वेश्चन है वो आप याद रखोगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ से थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। एडजस्टमेंट जो है वो किससे रिलेटेड होती है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल, फिजिकल, मोरल। तो आप क्या करते हो? एडजस्ट एक तरह से सोसाइटी में ही करते हो, लोगों के साथ ही एडजस्ट आप करते हो। तो ये किस तरह का, किससे रिलेट होना चाहिए? सोशल डेवलपमेंट से रिलेट होना चाहिए, सामाजिक विकास से, ठीक है। कि आप सोशली कितने डेवलप हो उसी पे डिपेंड है आपकी एडजस्टमेंट। जैसे आज की डेट में बच्चे बहुत कम एडजस्ट कर पाते हैं, तो उनका सोशल डेवलपमेंट कम होता है। उसका रीज़न हमारी न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है, एकल परिवार भी हो सकता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, एंड इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशन एज वेल एज इन रिटन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग। एक व्यक्ति जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्ट हो जाता है। कब होता है, कौन सी स्टेज में होता है? इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज जो है वो 0 to 2 ईयर होती है। अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल है। और एडोलसेंस 12 से 18 या 12 से 20 साल आ जाता है, ठीक है। तो जब क्या करता है, लिखने में भी और ओरली बोल कर भी खुद को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, बहुत क्लियरली। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब बच्चे का प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका होगा। और लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज है उसमें प्रॉपर तरीके से ग्रामेटिकली भी या राइटिंग जो भी है, ओरली, हर तरीके से जो बच्चा है वो खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, और वो स्टेज है अडोलसेंस स्टेज, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे अर्ली चाइल्डहुड से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, कुछ सिंपल टाइप के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देता है, बट वोकैबुलरी बहुत कम होती है। बट उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आते तक बच्चा लिखना भी स्टार्ट कर देता है, वोकैबुलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। लास्ट स्टेज में कॉम्प्लेक्स ग्रामर का भी बच्चा यूज़ कर पाता है डॉल्सन स्टेज में। तो यहाँ पे ओरली एज वेल एज रिटन दोनों तरीके से ही बच्चा क्या कर पा रहा है, खुद को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया अडोलसन स्टेज। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।